नमस्ते बच्चों। जैसा कि पिछली क्लास में आप लोगों को हमने आपके विषय के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम था वो मैंने बताया था कि आपको अपने इस हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से कवि पढ़ने हैं। ठीक है, तो आपको पाठ्यक्रम के विषय में पिछली क्लास में हमने बता दिया था। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि किसी भी विषय के को जानने से पहले उसके साहित्य को जानना बहुत ही जरूरी होता है। चाहे कोई भी समाज शास्त्र हो, राजनीति शास्त्र हो, शिक्षा शास्त्र हो, इतिहास हो, अंग्रेजी हो, कोई भी विषय हो, लेकिन उसके विषय में जानने से पहले उसके इतिहास को पढ़ना चाहिए कि कहाँ से शुरुआत हुई इस विषय की, कौन कौन से विद्वान थे जिन्होंने इसका सूत्रपात किया। ठीक, तो इसी तरह से हम लोग आज हिंदी विषय के अंतर्गत चर्चा करेंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा कहाँ से हिंदी साहित्य के सूत्रपात हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे जो फ्रेंच विद्वान थे गार्सा द तासी, कौन? गार्सा द तासी, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास जिन्होंने सूत्रपात किया, ये सोचा कि इतिहास लिखा जाए, कुछ आगे प्रक्रिया की जाए। तो हिंदी साहित्य का जो प्रथम इतिहास लिखा गया वो फ्रेंच विद्वान थे गार्सा द तासी। इनके द्वारा फ्रांसीसी भाषा में, किस भाषा में? फ्रांसीसी भाषा में। और इनके इतिहास ग्रंथ का क्या नाम था? इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। ये इनका इतिहास ग्रंथ था। किस सन में लिखा गया? सन 1839 में। किस सन में? सन 1839 में। ये प्रथम भाग था और ठीक 8 वर्ष पश्चात इसी का दूसरा भाग 1847 में प्रकाशित हुआ। ठीक, तो ये सबसे पहले विद्वान, ये प्रतियोगी परीक्षाओं में या आपके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं उसमें ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किस विद्वान ने लिखा। तो किस विद्वान ने लिखा? फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी। या पूछ लिया जा सकता है कि उनके इतिहास ग्रंथ का नाम क्या था, या जो फ्रांसीसी भाषा में इतिहास ग्रंथ लिखा गया फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी द्वारा, वो किस सन में लिखा गया। इस तरह से भी घुमा करके प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसके पश्चात में फिर जब ये दूसरे विद्वान आए, कई विद्वान थे, उनको इस मत से सहमत नहीं हुए। उनको लगा कि नहीं, इसमें और कुछ अभी सुधार करने की जरूरत है, इसमें और कुछ आगे किया जा सकता है। तो इसी कड़ी में आगे आते हैं हमारे अगले विद्वान शिव सिंह सेंगर। इन्होंने शिव सिंह सरोज नामक इतिहास ग्रंथ लिखा सन 1883 में। किस सन में? सन 1883 में। कौन सा इतिहास ग्रंथ था? शिव सिंह सरोज। ये हिंदी भाषा में लिखा गया था। पहले जो गार्सा द तासी ने लिखा, किस भाषा में लिखा था? फ्रांसीसी भाषा में। लेकिन शिव सिंह सरोज ने किस भाषा में लिखा? हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम साहित्य इतिहास कौन था? शिव सिंह सेंगर द्वारा शिव सिंह सरोज। इनका जो इतिहास ग्रंथ था उसमें 1000 कवियों का जीवन वृत्त था। मतलब लगभग 1000 कवियों का जीवन वृत्त, उनकी जीवनी, उनकी कविताएं समाहित थी। ठीक, तो ये प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है इसके अंतर्गत कि हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम साहित्य कौन सा। तो हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम जो इतिहास ग्रंथ था वो क्या था? शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखित, सन 1883 में प्रकाशित हुआ। इन्होंने काल विभाजन का, जिस तरह से गार्सा द तासी ने काल विभाजन, इतिहास ग्रंथ तो लिखा लेकिन उसका कोई काल विभाजन नहीं किया, इसी तरह से हमारे जो अगले विद्वान शिव सिंह सेंगर, इन्होंने भी काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया। ये एक काव्य संग्रह मात्र था जो इनका ग्रंथ था, उसमें कविताएं संकलित थी। ठीक है,
इसी कड़ी में आगे आते हैं आपके अगले कवि, जो अगले आपके विद्वान, वो कौन है? जॉर्ज ए ग्रियर्सन। जॉर्ज ए ग्रियर्सन, ठीक है। जॉर्ज ए ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य इतिहास को एक वैज्ञानिक पद्धति पर सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने का काम किया और इन्होंने अंग्रेजी भाषा में, किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में सन 1888 ईस्वी में, सन 1888 ईस्वी में इतिहास ग्रंथ लिखा। किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। उस इतिहास ग्रंथ का नाम था क्या? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ठीक। ये आपका जॉर्ज ग्रियर्सन थे। अब इसके अंतर्गत भी प्रश्न बनते हैं क्या कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपना जो इतिहास ग्रंथ था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किस भाषा में लिखा? तो किस भाषा में लिखा गया? अंग्रेजी भाषा में। किस सन में प्रकाशित हुआ है? किस सन में लिखा गया? सन 1888 ईस्वी, ठीक। और अच्छा देखिए, इसी के अंतर्गत कुछ इसमें जो अब और विद्वान आए, उन्होंने थोड़ा इसके अंतर्गत थोड़ा विरोध प्रदर्शित किया। जो जॉर्ज ए ग्रियर्सन ने लिखा था कौन सा इतिहास? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, किस सन में लिखा? सन 1888 में। अब कुछ विद्वानों का मत है कि ये लिखा गया सन 1889 में। अब इसमें क्या था कि जॉर्ज ग्रियर्सन जो थे, उन्होंने सन 1888 में लिखा जो ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो ये जो बंगाल की एक पत्रिका थी, कौन? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये पत्रिका थी बंगाल की। तो उसके विशेषांक के रूप में सन 1888 में जॉर्ज ए ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ प्रकाशित हुआ, ठीक। लेकिन जो विद्वान ये मानते हैं सन 1889 में, उनका मत था कि ये एक विशेषांक के रूप में पत्रिका में छपा हुआ इतिहास ग्रंथ है, इसलिए उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। एक वर्ष पश्चात सन 1889 में ये इतिहास ग्रंथ अलग पुस्तक बन करके अलग पुस्तक बनाई गई और अलग से ये प्रकाशित हुई। मतलब ये पहले 88 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के एक विशेषांक के रूप में छपा, लेकिन एक वर्ष पश्चात सन 1889 में एक ये स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक। और इनके जो इतिहास ग्रंथ में लगभग 952 कवियों का जीवन वृत्त था। कितने? 952। और इन्होंने क्या किया कि हिंदी अभी तक जितने भी विद्वान थे, दो आगे कौन कौन? पहले थे गारसा दत्तासी और दूसरे थे शिव सिंह सेंगर। उन्होंने काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया, लेकिन जॉर्ज ग्रियर्सन ने प्रयास किया। इतिहास लेखन का जो परंपरा थी, उसके जो काल विभाजन था, उसका प्रयास किया। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि काल विभाजन का जो सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? ऑप्शन आ सकते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, गारसा दत्तासी। तो किसने किया प्रथम प्रयास काल विभाजन का? जॉर्ज ए ग्रियर्सन ने, ठीक। फिर इसी कड़ी में आगे आपके अगले जो विद्वान हैं आते हैं कौन? मिश्र बंधु। देखिए
इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अगले कवि हैं जो विद्वान हैं आपके, वो मिश्र बंधु। इनका इतिहास ग्रंथ था मिश्र बंधु विनोद। ठीक, मिश्र बंधु विनोद, इनका जो ये इतिहास ग्रंथ था वो सन 1913, ठीक है, में प्रकाशित हुआ। किस सन में? 1913 में। लेकिन कितने? 3 भाग, 3 भाग 1913 में और चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ। यानी मिश्र बंधु विनोद का जो इतिहास ग्रंथ था वो 8 से अधिक कालखंडों में विभक्त था और 4 भागों में था। काल विभाजन का प्रयास मिश्र बंधुओं ने भी किया, 8 से अधिक कालखंड थे, लेकिन जो इतिहास ग्रंथ था वो 4 भागों में विभक्त था। कितने भागों में? 4 भागों में, जिसके 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए और चौथा जो भाग था वो सन 1934 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, अब बात आती है कि मिश्र बंधुओं में कौन कौन से लोग आते हैं। ऐसा प्रश्न आता है ना कि मिश्र बंधु मतलब बंधु मतलब भाई, तो मिश्र बंधु अकेले नहीं थे, मतलब एक से अधिक लोग थे। तो वो कौन कौन से लोग थे? देखिए, तो मिश्र बंधुओं के अंतर्गत 3 लोग आते हैं। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि मिश्र बंधुओं में कितने लोग थे, उनके नाम पूछ लिए जाते हैं। तो मिश्र बंधुओं में 3 लोग थे। कौन कौन? पहले शुकदेव बिहारी, दूसरे श्याम बिहारी और तीसरे हैं आपके गणेश बिहारी। ये आपके मिश्र बंधु हुए। 3 भाई थे, शुकदेव बिहारी, श्याम बिहारी और गणेश बिहारी। ठीक है, तो ये आपका, और इनका जो इतिहास ग्रंथ था उसके अंतर्गत लगभग 5000 कवियों का जीवन वृत्तांत था। इनका इतिहास ग्रंथ सबसे बड़ा था, लगभग 5000 कवियों का जीवन वृत्तांत था। ठीक है, क्योंकि इस ग्रंथ के जो रचनाकारों का एवं जो उनकी जो रचनाएं थी उसके अंतर्गत उसका पूरा ब्यौरा था इस इतिहास ग्रंथ में, इसलिए जो एक आलोचक हुए डॉक्टर नामवर सिंह, उन्होंने इस इतिहास ग्रंथ को साहित्य का पंचांग की संज्ञा दी। किसकी? कि जो मिश्र बंधुओं का मिश्र बंधु विनोद है वो हिंदी साहित्य का क्या है? साहित्य का पंचांग, साहित्य का पंचांग है। किसने कहा? नामवर सिंह। ठीक, और आचार्य शुक्ल जो सबसे आगे, अब इसके पश्चात में आते हैं हमारे बहुत ही आलोचक, अच्छे आलोचक हैं, और उन्हीं का इतिहास ग्रंथ बहुत ही आज प्रसिद्ध है। तो उन्होंने भी इस इतिहास ग्रंथ के बारे में कहा कि जो कवियों का जो परिचयात्मक वर्णन है वो मैंने मिश्र बंधु विनोद से ही ग्रहण किया है। इसमें 5000 कवि थे। तो आचार्य शुक्ल ने भी इस बात को कहा कि मैंने जो कवियों का जो परिचयात्मक वर्णन है वो मैंने यहीं से लिया है, मतलब शिव सिंह सरोज से, मिश्र बंधु विनोद जो इतिहास ग्रंथ है उसी से मैंने कवियों का वर्णन लिया है। ठीक है, तो अब अगले कवि आते हैं आपके जो विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनका जो इतिहास, हिंदी साहित्य का एक सुव्यवस्थित इतिहास लिखने का श्रेय किसको जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। कि हिंदी साहित्य का जो सुव्यवस्थित काल क्रमानुसार जो इतिहास लिखा गया वो था आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर, हिंदी
शब्द सागर की भूमिका के रूप में क्या कौन सा इतिहास लिखा था? हिंदी साहित्य का विकास। ठीक, इस नाम से लिखा किस सन में? सन 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में के रूप में या उसके विशेषांक के रूप में इतिहास ग्रंथ कौन सा लिखा? हिंदी साहित्य का विकास, सन 1929 ईस्वी इस शीर्षक से प्रकाशित हुआ। लेकिन आचार्य शुक्ल ने एक वर्ष, उसी वर्ष, ये जनवरी 29 में प्रकाशित हुआ और उसी वर्ष, एक वर्ष अंतिम वर्ष में, अंतिम समय में उन्होंने इस इतिहास ग्रंथ को परिमार्जित करके किस नाम से? हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से एक स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। यानी जनवरी 1929 में ये काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित जो हिंदी शब्द सागर की भूमिका में इतिहास लिखा गया, हिंदी साहित्य का विकास नाम से, और उसी वर्ष अंतिम समय में सन 1929 में इसे परिमार्जित करके इस इतिहास ग्रंथ को एक स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया और उस इतिहास ग्रंथ का नाम क्या किया गया? हिंदी साहित्य का इतिहास। तो ये एकदम स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। ठीक, इसके पश्चात में फिर क्या हुआ कि एकदम से एक झड़ी सी लग गई, अनेक विद्वान आते गए। जैसे पहले विद्वान क्या कौन थे? सूत्रपात किसने किया? आपके गारसा दत्तासी। दूसरे विद्वान आए शिव सिंह सेंगर, तीसरे जॉर्ज ए ग्रियर्सन, चौथे आए आपके मिश्र बंधु और आपके पांचवें जो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने क्या किया? इतिहास ग्रंथ लिखा, कवियों का संकलन किया, उनका परिचयात्मक वर्णन उसमें प्रस्तुत किया, काल विभाजन भी किया। ठीक है, इसके पश्चात में फिर एक इतिहास ग्रंथों की एक झड़ी सी लग जाती है कि एक के पश्चात एक विद्वान आते गए और उसमें कुछ न कुछ सुधार करके, नया कुछ जोड़ करके एक नया इतिहास लिखते गए। तो अगला देखिए कौन? सबसे पहले राम कुमार वर्मा आते हैं। आचार्य शुक्ल के बाद में डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इन्होंने कौन सा इतिहास ग्रंथ लिखा? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ठीक, इसके पश्चात में फिर आ गए आपके विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इनका इतिहास ग्रंथ क्या नाम था? हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी साहित्य का अतीत। ठीक, इसके पश्चात में फिर अगले विद्वान आपके आ गए हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो इनका जो इतिहास ग्रंथ था कौन कौन से थे? इन्होंने 3 उस भागों में लिखा, हिंदी साहित्य की भूमिका। ठीक है, ये इन्होंने एक पार्ट इसमें लिखा, हिंदी साहित्य का आदिकाल, दूसरा भाग हिंदी साहित्य का आदिकाल, और तीसरा भाग लिखा हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास। हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास। ठीक, तो ये आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी के 3 इतिहास ग्रंथ थे।
इसके पास हजारी प्रसाद द्विवेदी के पश्चात में आते हैं आपके डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। इनका जो इतिहास ग्रंथ था वो क्या था? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। वैज्ञानिक इतिहास। ठीक है। इसके पश्चात में फिर आपके आगे आते हैं डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त के पश्चात में आते हैं आपके डॉक्टर रामखिलावन पांडे। रामखिलावन पांडे। ठीक है। इन्होंने कौन सा इतिहास लिखा? हिंदी साहित्य का नया इतिहास। हिंदी साहित्य का नया इतिहास। रामखिलावन पांडे के पश्चात में आते हैं आपके नंद दुलारे वाजपेयी। इन्होंने लिखा हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। 20वीं शताब्दी। ठीक। इसके पश्चात नंदुलारे वाजपेयी के पश्चात में आते हैं आपके नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा। इनका जो इतिहास ग्रंथ था वो कौन सा था? हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। ठीक। फिर इसके आगे आपके आते हैं कवित्री कौन है? सुमन राजे। ये भी बहुत बड़े इतिहासकार हैं। आपके कानपुर में ही AND कॉलेज में ये हिंदी विभाग की HOD भी रही हैं। इनका इतिहास ग्रंथ था हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। ठीक है। तो इस तरह से आपका एक इतिहास ग्रंथों की झड़ी सी लग गई। ठीक। अब इसके पश्चात में आपका ये इतिहास, जो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा थी, वो आपकी ये हो गई। ठीक है। अब इसके पश्चात में आज की क्लास यहीं से समाप्त होती है। अगली क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे काल विभाजन एवं नामकरण पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद।